तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के अंदर हम आज देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे, कौन से मॉडल है, किस तरह स्ट्रक्चर है उसका, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन है क्या? सेल मेम्ब्रेन है क्या? कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेल मेम्ब्रेन का डिफिनेशन क्या है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, मान लीजिए एक सेल है, इमेजिन कीजिए कि एक सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो ये बाहर का इन्वायरमेंट है और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल है, उन लोग को जो सेपरेट करता है वो एक मेम्ब्रेन होता है, एक लेयर से सेपरेट किया जाता है। उस लेयर को हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। मान लीजिए ये बाहर का इन्वायरमेंट है, ये मान लीजिए बाहर का इन्वायरमेंट है, और ये इन्वायरमेंट को, ये बाहर का इन्वायरमेंट है और इसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और फिर ई आर है। ये सब को जो अलग करे बाहर के इन्वायरमेंट से, एक लेयर से ये सेपरेट हो जाते हैं। मान लीजिए ये बाहर के इन्वायरमेंट है और ये अंदर के जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट है उसे एक लेयर सेपरेट करता है। उस लेयर को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन। देखिए, द सेल मेम्ब्रेन इज ए थीन, क्या है? थीन है, फ्लेक्सिबल है, और लिविंग बाउंड्री दैट सराउंड द सेल एंड सेपरेट द इंटरनल कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो इंटरनल को सेपरेट करता है, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। जो क्या है? थीन है, पतला लेयर है, फ्लेक्सिबल है, और लिविंग बाउंड्री है। सेल वॉल के बारे में जब हमने पढ़ा था तब देखा था कि सेल वॉल कैसा है? नॉन लिविंग होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है। क्या है? लिविंग बाउंड्री है, जो सराउंड करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को सेपरेट करता है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सभी तरह के सेल में पाए जाते हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस टाइप में है। जैसे ये बोला हमने कि ये पतला सा एक लेयर है, इसे हम क्या बोले? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये लेयर जो है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बहुत सारे मॉडल दिए गए, जिसमें से एक जो अभी वैलिड है वो है फ्लूइड मोजेक मॉडल। जो किसने दिया? कौन से साइंटिस्ट है? सिंगर एंड निकोसन। 1972 में इन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम इन्होंने बोला फ्लूइड मोजेक मॉडल। उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस टाइप के हैं। तो जैसे ये मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को हम इस तरह, माइक्रोस्कोप जब आया, जब माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, तभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर पाए, देख पाए। तो ये जो सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो है, उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे, और जब वो मैग्नीफाई करेगा, इसे जब बड़ा करेगा, बड़ा करके दिखाएगा, तो इस टाइप में दिखाई देगा। और इससे और भी और अच्छे से देखने के लिए हम देखेंगे तो इस टाइप के स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर इस टाइप के दिखाई देंगे। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो लिपिड लिपिड के बाय लेयर होता है। ठीक है, लिपिड दो लेयर में प्रेजेंट होते हैं, बाय लेयर, दो लेयर में ऐसे अरेंज होते हैं। देखिए इसमें आएगा पहला फोस्फोलिपिड बाय लेयर। ये जो है, ये दोनों लेयर जो बना हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोस्फोलिपिड बाय लेयर। बाय का मतलब होता है टू, और लेयर मतलब दो लेयर। मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड। ये जो लेयर है वो फोस्फोलिपिड से बना हुआ है। अगर हम एक को स्टडी करें, एक को देखें, तो
को हम बोलते हैं इसी को बोलेंगे हम फॉस्फोलिपिड्स। एक यूनिट को हम लोग बोलेंगे फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड का ये जो लेयर है वो बना अरेंज होता है। ईच फॉस्फोलिपिड हैज, प्रत्येक फॉस्फोलिपिड्स जो है एक, उसके पास हाइड्रोफोबिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। जैसे ये एक फॉस्फोलिपिड्स है जिसके पास एक हेड है और एक टेल है। इसे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो हेड है इसे बोला गया हाइड्रोफिलिक हेड, मतलब वाटर को ये लव करता है, यानी कि वाटर को अपने अंदर आने देता है, अपने पास से क्रॉस होने देता है। और जो टेल है ये वाटर को रिपेल करता है। जैसे बताती हूँ कि जो हेड है वो वाटर से प्यार करता है और टेल जो है वो वाटर से नफरत करता है, उसे दूर जाने को लिए बोलता है। तो वही बोला गया हाइड्रोफिलिक टेल और हाइड्रोफोबिक टेल। फोबिक ये नहीं बोला जाता कि मुझे इससे फोबिया है, फोबिक मतलब होता है डर। वही बोला गया है कि वाटर को रिपेल करता है, दूर भेजता है, अपने साइड से नहीं जाने देता। और जो हेड है वो अपने और से वाटर को पास होने देता है। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक मतलब समझ गए होंगे। अरेंज इन टू लेयर, ये जो हेड है, ये जो फॉस्फोलिपिड जो है वो कैसे अरेंज होते हैं? टू लेयर में अरेंज है। ये टू लेयर में अरेंज है विथ टेल। इनका जो टेल है वो फेसिंग इनवर्ड, एक अंदर की ओर है। देखिए ये जो टेल है अरेंज, जैसे मान लीजिए ये हमने लिपिड बनाया, फॉस्फोलिपिड बनाया, तो इसके पास जो टेल है वो अंदर की ओर है। देख रहे होंगे यहाँ पे इनवर्ड है। एंड हेड आउटवर्ड, जो हेड जो है ये बाहर की ओर है। हेड बाहर की ओर है और टेल अंदर की, एक दूसरे से मर्ज कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। प्रेजेंट एक ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में। जैसे ये जो हमने ये शुगर का एक लेयर बनाया है, शुगर मतलब यानी कि कार्बोहाइड्रेट। जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे शुगर, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये सब हम वहाँ पे पढ़ेंगे। इसीलिए अभी बस सिंपल सा मान लीजिए कि एक कार्बोहाइड्रेट है जो एक शुगर का चेन होता है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड पाए जाते हैं। जैसे अगर ये लिपिड से अटैच है, अगर ये फॉस्फोलिपिड से अगर अटैच है तो उस चेन को हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। अगर वो चेन प्रोटीन से अटैच है, ये जो गोल गोल सा मैं बनाई हूँ ये प्रोटीन है, अगर ये प्रोटीन से अटैच है तो उसे हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन, ये हेल्प करते हैं सेल को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे से कोई भी मैसेज होता है उसे आसपास कर यानी कि पास करने से भेजते हैं ये कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स, अब यहाँ पे आ गया तीसरा कि प्रोटीन क्या है। हमने फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर देख लिया, ये जो फॉस्फोलिपिड का ये जो बाइलेयर है इसके बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ पे हमने ये भी देखा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। अब हम ये देखेंगे कि ये प्रोटीन के बारे में समझेंगे कि प्रोटीन इसमें किस टाइप के पाए जाते हैं। इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन, या तो हम बोलेंगे इंट्रीगल या इंट्रिंसिक। इंट्रीगल, इन मतलब अंदर की ओर, जो लिपिड में ढसा हुआ हो उसे हम बोलेंगे इंट्रीगल, जो अंदर की ओर हो, जो लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन अंदर की ओर हो उसे हम बोलेंगे इंट्रीगल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। इमिडेड इन द मेम्ब्रेन में ढसा हुआ हो। पेरीफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, पेरीफेरल मतलब किनारे किनारे से, पेरीफेरल किनारे किनारे से। वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है।
अटैच ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे अटैच हो। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा प्रोटीन क्या है। जैसे देखिए ये सरफेस, मान लीजिए ये सरफेस है, तो यहाँ पे आ गया सरफेस में ये है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है। ये जो चारों प्रोटीन है वो क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, बाहर की ओर है, सरफेस पर है। और जो अंदर की ओर है, जो अंदर घुसा हुआ है, वो ये प्रोटीन हो गया। ये गोल सा है, ये भी सरफेस से अंदर की ओर है, तो ये भी प्रोटीन इंट्रिंसिक हो गया। ये तीनों इंट्रिंसिक प्रोटीन है। अब हम देखेंगे इसमें कोलेस्ट्रॉल का क्या, यहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं। ये ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। प्लांट सेल वगैरह में थोड़ा देखा गया है कि नहीं, एनिमल सेल में देखा गया है कोलेस्ट्रॉल को। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक लेयर है, ठीक है। इसके अंदर अगर ये देख रहे बायोलिपिड का जो लेयर है, फोस्फोलिपिड का जो बाई लेयर है, उसके बीच बीच में ये दाना दाना सा, इसी को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं। जैसे ये हम देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेयर है वो फोस्फोलिपिड का बाइलेयर से बना हुआ है। अब हम इसे और मैग्नीफाई किए और थोड़ा बड़ा करके देखें तो इसमें हमें दिखे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। जैसे ये फोस्फोलिपिड के बाइलेयर अरेंज है 2 लेयर में, और जो किनारे किनारे जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो अंदर घुसा हुआ है, अंदर धसा हुआ है, उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। अगर कोई शुगर का चेन लिपिड से अटैच है तो उसे हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। अगर वो शुगर का चेन अगर प्रोटीन से अटैच है, किससे, प्रोटीन से अटैच है, तो उसे हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। और जो ये फोस्फोलिपिड के बाइलेयर जो है उसके बीच बीच में अगर कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है जो आपको, वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल, जो क्या प्रोवाइड करता है, मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पे मेंटेन करके रख रहा है मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को और उसके स्टेबिलिटी को। मेम्ब्रेन ही वैसा मेम्ब्रेन है जो सेल के अंदर क्या जाएगा और क्या बाहर आएगा ये डिसाइड करता है। सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वाटर जो है वो अगर सेल में इंटर करना चाह रहा है तो वो कौन से प्रोसेस से इंटर करेगा, ऑस्मोसिस, जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा। जैसे वाटर की जरूरत है सेल को तो वाटर डायरेक्ट आ जाएगा, वाटर यहाँ हेड में आया, हेड से इधर ऐसे क्रॉस करके इधर से भी जा सकता है, या प्रोटीन के साइड से भी जा सकता है, किसी तरह से भी जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव बोलते ही मन में आ जा रहा है कि अरे इसमें तो एनर्जी खर्च ही नहीं होगा। नो रिक्वायर्ड एटीपी। एटीपी कहने का मतलब एनर्जी। एटीपी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए, एटीपी का मतलब होता है एनर्जी, जो पैसे ट्रांसपोर्ट करने में हमें किसी प्रकार का एनर्जी नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए एक सेल है, अगर इसमें किसी मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम है तो हाई, अगर कम है और यहाँ बाहर में ज्यादा है तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होगा, कुछ एटीपी का जरूरत नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। हायर टू लोअर, यानी कि हाई से लो की ओर आएगा तो एटीपी की खर्च नहीं होगा। जैसे अगर हमें छत से पानी गिराना है तो हमें किसी तरह का मशीन का यूज करना पड़ता है नहीं, क्योंकि ऊपर हाई है और नीचे लो है, वो सिंपल आ जाता है। अगर वही कंडीशन अगर हमें नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है तो यहाँ पे एनर्जी लगेगी, यहाँ पे मशीन लगेगा। जैसे हमें नीचे से छत पर पानी भेजना है
टंकी में भेजना है पानी तो हमें मोटर की जरूरत होती है, पाइप की जरूरत होती है, तब जाके टंकी में पानी पहुंचता है। उसी तरह अगर सेल मेम्ब्रेन में अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर भेजेंगे तो यहाँ पे एनर्जी खर्च होगी, यानी कि एटीपी की रिक्वायर्ड होगी। लो टू हाई कंसंट्रेशन, अगर लोअर से हायर की ओर जाएगा तो सो रिक्वायर्ड पंप, यहाँ पे पंप की जरूरत होगी, जैसे सोडियम पंप, पोटेशियम पंप या किसी तरह का चैनल। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हम यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, अगेंस्ट यानी कि उसके विरुद्ध, कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के विरुद्ध काम कर रहे हैं यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। आई होप आपको सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, कैसे वो ट्रांसपोर्ट करता है, इसका स्ट्रक्चर, ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहे, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।